हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आरटीपी सीरीज के अंदर। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरटीपी जीएसटी का, राइट। तो आज के इस सेशन में हम जीएसटी का आरटीपी कंप्लीट करेंगे एंड देन एक और सेशन लेंगे जिसमें हम इनकम टैक्स का आरटीपी वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आरटीपी जीएसटी का। All the questions should be answered on the basis of the position of GST law as amended up to 31st October 22। तो आपको जो आंसरिंग करनी है वो as per amendments up to 31st October 22 तक की करनी है। The GST rate for goods and service mentioned in various questions are hypothetical and may not necessarily be the actual rates leviable on those goods and service. Further, GST compensation cess should be ignored in all the question wherever applicable। तो उसने कहा कि जीएसटी का रेट हाइपोथेटिकल रहेगा, जो भी हम बताएंगे वही एप्लीकेबल होगा और कंपनसेशन सेस के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है सर। तो पहला हमारे पास सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन निकल कर आता है। आइए इसको रीड करते हैं आराम से, और जहां कहीं पर भी इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आएगी उसको अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। मानवता ट्रस्ट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। द ट्रस्ट इज वेल नोन फॉर इट्स एजुकेशनल, चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। द ट्रस्ट बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। The trust became liable for registration under GST in the current financial year। इसका मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं था। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा होगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये आपके अनरजिस्टर्ड थे। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये अनरजिस्टर्ड थे, क्योंकि ये करंट फाइनेंशियल ईयर में लायबल हुए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंस इट एक्सटेंडेड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड दस गॉट इट सेल्फ रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन द मंथ ऑफ मे। और इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ, राइट। इन द मंथ ऑफ जून, जून महीने के बारे में बता रहा है। इन द मंथ ऑफ जून मल्टीनेशनल कंपनी ध्रुव तारा लिमिटेड गिफ्टेड 500 लैपटॉप्स वर्थ ऑफ ₹50 लाख टू द ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द चैरिटेबल पर्पस। तो ध्रुव तारा ने 500 लैपटॉप्स जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए की थी वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को दे दिए, विदाउट एनी इंटेंशन फॉर सीकिंग एनी बिजनेस प्रमोशन फ्रॉम द सेम। मतलब हमने बिना कंसीडरेशन के ये लैपटॉप दिए। हम जब डोनेशन देते हैं और बदले में अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट सीख करते हैं तो इसे सप्लाई बोला जाता है और इस पे टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर हम हमारा सप्लाई कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम कोई भी एडवर्टीजमेंट सीख नहीं कर रहे, फिलेंथ्रोपिक नेचर का आपका डोनेशन है, फिलेंथ्रोपिक नेचर का अगर आपका डोनेशन है, बदले में आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, देन इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज सप्लाई। मानवता ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड दीज लैपटॉप्स फॉर फ्री इन द सेम मंथ टू द नीडी स्टूडेंट्स फॉर फैसिलिटेटिंग देम इन देयर हायर स्टडीज। आगे मानवता ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मानवता ने इसे आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन स्टूडेंट्स को जिनको इनकी जरूरत थी हायर स्टडीज पर्पस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी कोई सप्लाई निकलकर नहीं आ रही, इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी सप्लाई निकलकर नहीं आ रही अंडर सेक्शन 7, ठीक है। यहां पर कोई भी सप्लाई निकल के नहीं आ रही। पहले पैराग्राफ में मानवता ट्रस्ट ओन्स अ हायर सेकेंडरी स्कूल, मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल, इनके पास एक हायर सेकेंडरी स्कूल है in Gujarat। In the month of July, trust availed security personal services from the Perfect Security Solutions Gujarat, a proprietorship concern, for the security of the school premises for a consideration of ₹2 lakh।
It also received legal consultancy services from the Maya and Company, a firm of advocate for the issues relating to the said schools for rupees 1,20,000 in the same month. अब दो चीजों की बात चल रही है कि स्कूल ने दो सर्विसेज ली है। एक स्कूल ने सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज ली है और एक स्कूल ने लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपने रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है, अगर आपने रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है तो वहां पे लिखा है कि सिक्योरिटी पर्सनल की जो सर्विस है, सिक्योरिटी पर्सनल की जो सर्विस है वो रिवर्स चार्ज में आती है और जो लीगल सर्विसेज है वो भी आपकी रिवर्स चार्ज में आती है। लीगल जो सर्विसेज है, लॉयर की जो सर्विसेज है, ये दोनों सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में कवर किया हुआ है। ये दोनों सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में कवर किया हुआ है। लेकिन अगर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, सर्विस प्रोवाइड करी जाती है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक स्कूल है, मतलब अप टू क्लास 12 वो एजुकेशन दे रहा है, तो मामला अलग चलता है। और अगर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अदर देन स्कूल है, तो मामला अलग चलता है। ठीक है। अब सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर स्कूल को दी जाती है तो उस पे टैक्स नहीं लगता, वो एग्जेम्प्ट रहती है। लेकिन कॉलेज को अगर दी जाती है तो वो टैक्सेबल होती है। अगर केटरिंग की सर्विस स्कूल को दी जाती है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो उस पे टैक्स लगता है। आपका जो हॉस्पिटैलिटी का स्टाफ होता है, सिक्योरिटी का जो स्टाफ होता है, वो सर्विसेज अगर स्कूल को दी जाती है तो कोई टैक्स नहीं लगता, कॉलेज यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो उस पर टैक्स लगता है। एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करवाने की सर्विस, एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करवाने की सर्विस स्कूल को दी जाती है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती, और कॉलेज यूनिवर्सिटी को दी जाती है तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगती। इसके अलावा अगर ऑनलाइन जर्नल दिया जाता है, अगर ऑनलाइन जर्नल दिया जाता है तो ऑनलाइन जर्नल अगर स्कूल को सर्विस दी जा रही है तो वो टैक्सेबल होती है। अदर देन स्कूल, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दी जा रही होती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। तो कहने का मतलब कि स्कूल को जो सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज मिली है, स्कूल को जो ये सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विसेज मिली है जिसके लिए 2 लाख रुपए का कंसिडरेशन दिया गया है, ये आपका 2 लाख रुपया एग्जेम्प्ट है। इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी, कोई भी आईटीसी का कॉन्सेप्ट नहीं निकल कर आएगा, ये एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली जो लीगल की सर्विसेज है, लीगल कंसल्टेंसी की सर्विसेज है, ये एग्जेम्पशन में आती है अगर बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं करता। लीगल सर्विसेज आरसीएम में भी आती है और लीगल सर्विसेज एग्जेम्पशन में भी आती है। लीगल सर्विसेज की जब आप एग्जेम्पशन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि अगर ये किसी दूसरे लॉयर को दी गई तो एग्जेम्प्ट है, अगर ये किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को दी गई तो ये एग्जेम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी को दी गई और बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट है, और प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर अगर एक्सीड करता है थ्रेशोल्ड को तो टैक्सेबल है, लेकिन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो यहां पर तो हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अनरजिस्टर्ड थे। हम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अनरजिस्टर्ड क्यों थे? क्योंकि सर हमारा जो टर्नओवर था वो एक्सीड नहीं कर रहा था, वो एक्सीड नहीं कर रहा था थ्रेशोल्ड को। हमारा जो टर्नओवर था वो थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था। तो ये वाले जो 1,20,000 है, ये वाले 1,20,000 भी क्या हो जाएंगे? एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। यहां पे एग्जेम्पशन क्यों मिल रही है? क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं कर रहा था। तो यहां पर आपके पास दोनों सर्विसेज में एग्जेम्पशन है, दोनों सर्विसेज में एग्जेम्पशन है। यहां पर कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा और ना ही कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा और ना ही कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा।
मानवता ट्रस्ट furnish the following information regarding the expenses incurred by it in the month of August, all the transactions being interstate. इन्होंने कुछ खर्चे करे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त और सभी ट्रांजैक्शंस जो है वो इंटरस्टेट है. सर्विसेज रिसीव्ड एंड यूज फॉर सप्लाइंग द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई. तो हमने सर्विसेज रिसीव करी है ताकि हम टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दे सके. अब हम रजिस्टर्ड भी है, ये हमने अगस्त महीने में रिसीव करी है और हमने मई में रजिस्ट्रेशन ले लिया था. तो सर अगर हम इनवर्ड में सर्विसेज ले रहे हैं, इनवर्ड में गुड्स और सर्विसेज ले रहे हैं, आउटवर्ड में टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज को देने में, तो इस पे अपन ने जो भी जीएसटी दिया होगा इसका अपन को आईटीसी अवेलेबल होगा. इस पे हमने जो भी जीएसटी पे किया होगा उसका हमको आईटीसी अवेलेबल होगा. केटरिंग की सर्विसेज रिसीव करी है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ मानवता हायर सेकेंडरी स्कूल. तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि केटरिंग की सर्विसेज अगर स्कूल को मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, और अगर ये एग्जेम्प्ट है तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं दिया गया होगा, और अगर इन पे कोई भी जीएसटी नहीं दिया गया होगा तो कोई भी आईटीसी निकल कर नहीं आएगा. बस परचेज करी है विद द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 25% इंक्लूडिंग द ड्राइवर. 13% से ज्यादा की सीटिंग कैपेसिटी है, बस का आईटीसी मिलना चाहिए. 10,50,000 रुपए की बस हमने खरीदी है और नीचे लिखा हुआ है कि बस वर डिलीवर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर. तो हमने पेमेंट अगस्त के महीने में करी है, लेकिन हमको डिलीवरी सितंबर के महीने में मिली है. तो सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? जिन गुड्स और सर्विसेज का आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो वो गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव होनी चाहिए. तो अगस्त में आपने पेमेंट करी, लेकिन डिलीवरी आपको सितंबर में मिली, तो आप अगस्त में इसका आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे. इसका आईटीसी अवेलेबल तो होगा लेकिन इन द मंथ ऑफ सितंबर. इसका आईटीसी अवेलेबल तो होगा लेकिन इन द मंथ ऑफ सितंबर. ठीक है. मानवता ट्रस्ट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट इन द मंथ ऑफ अगस्त. इसने कौन कौन सी सर्विसेज दी है इन द मंथ ऑफ अगस्त, उसके बारे में क्वेश्चन आपको डिटेल दे रहा है. मंथ ऑफ अगस्त में इसने कौन कौन सी सर्विसेज दी है उसके बारे में क्वेश्चन आपको डिटेल दे रहा है. इट रन्स एन ओल्ड एज होम फॉर द सीनियर सिटीजन्स. Nominal monthly charges of rupees 15,000 for boarding, lodging and maintenance are charged from each member. Total number of member is 20. तो अगर हम ओल्ड एज होम चलाते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए और 25,000 रुपए तक चार्ज करते हैं तो एग्जेम्पशन मिलती है. हमने यहाँ पे 15,000 रुपए ही चार्ज करे हैं, यानी कि जो आपने 15,000 रुपए चार्ज किया है 20 मेंबर से, यानी कि आपने जो 3 लाख रुपए चार्ज करे हैं 15,000 इंटू 20, 3 लाख रुपए जो आपने चार्ज करे हैं ये एग्जेम्प्ट है. इन पे आपको कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. अप टू रुपीज 25,000 एग्जेम्प्ट होता है और हमने यहाँ पे 15,000 रुपए चार्ज किए हैं. इट रेंट्स आउट अ कम्युनिटी हॉल सिचुएटेड विद इन द पर्सनेट्स ऑफ अ टेम्पल मैनेज बाय इट. कम्युनिटी हॉल हमने किराए पे दिया है 15 अगस्त को रिलीजियस फंक्शन के लिए. फर्स्ट हाफ में हमको 5,000 रुपए मिले हैं और सेकंड हाफ में हमने 8 एग्जीबिशन कराया और हमको 6,000 रुपए मिले. मतलब हमें एक दिन में कितने रुपए मिल गए? हमें एक दिन में मिल गए 11,000 रुपए. एग्जेम्पशन कब मिलती है? एग्जेम्पशन मिलती है अगर आपको एक दिन में 9,999 मिले. अगर आपको एक दिन में 9,999 मिले, एग्जेम्पशन अप टू 9,999 पर डे, 9,999 रुपए पर डे के बेसिस पे आपको मिलेगा तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. इट रेंट्स आउट द रूम इन द पर्सनेट्स ऑफ द सेड टेम्पल टू द डिवोटीज फॉर अ रेंट ऑफ रुपीज 950 रुपीज पे हमने इसको लेट आउट किया है पर डे के बेसिस पे, और टोटल कलेक्शन हुआ है 35,000 रुपए. ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. एग्जेम्प्ट होता है अप टू 999 पर डे.
अगर ये होटल होता तो 1000 रुपए पर डे होता, लेकिन ये कम्युनिटी हॉल है, ये रिलीजियस प्रेमाइसेस का है, तो रिलीजियस प्रेमाइसेस के यहाँ पे अगर आप रूम को लेट आउट करते हो तो 999 पर डे की एग्जेम्पशन लिमिट चलती है, तो यहाँ पर आपने 950 रुपए ही चार्ज करे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। All the figure given above are exclusive of taxes wherever applicable. Aggregate turnover of मानवता ट्रस्ट फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज 15 लाख। तो ये हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था, ये तो हमने पहले ही कंक्लूड कर लिया था कि भाई अगर ये करंट फाइनेंशियल ईयर में लायबल हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका बट ऑब्वियस मतलब है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड नहीं करता होगा। अब क्वेश्चन ने क्लैरिटी भी दे दी कि भाई पिछले साल हमारा टर्नओवर 15 लाख था, 20 लाख के ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल होगा, 20 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा था तो पिछले साल हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था। All the conditions necessary for the availment of ITC are fulfilled subject to the information given. Manavta Trust intends to avail the exemption from the GST wherever applicable. Based on the information given above, choose the most appropriate answer to the following question. Most appropriate answer क्या निकलेगा? Which of the following activities of the Manavta Trust does not amount to supply under the GST law? क्या चीज सप्लाई नहीं है, does not amount to supply? Free laptop distributed to the needy students, boarding, lodging, maintenance of the senior citizen by the old age home run by the trust, renting of the community hall situated within the personates of the temple managed by the trust, renting of rooms in the personates of a temple managed by the trust. तो ये तीनों बी, सी और डी, ये तीनों सर्विसेज तो है लेकिन एग्जेम्प्ट सर्विसेज है। ये आपकी तीनों की तीनों क्या है, ये आपकी सप्लाई है लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई है। ये सप्लाई है, ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है। लेकिन आपका जो फ्री लैपटॉप का वितरण हुआ है और इसके बदले में कोई भी कंसीडरेशन रिसीव नहीं हुई है, ये फिलैंथ्रोपिक नेचर की है और फिलैंथ्रोपिक नेचर में सप्लाई नहीं होती। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए वाले पॉइंट में इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। ए वाले पॉइंट में इट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अ सप्लाई। ठीक है मालिक। इसके बाद कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय द मानवता अंडर द रिवर्स चार्ज मेथड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के महीने में हमको दो सर्विसेज मिली थी, जुलाई के महीने में हमको दो सर्विसेज मिली थी, सिक्योरिटी पर्सनल वाली वो एग्जेम्प्ट थी और हमको लीगल कंसल्टेंसी मिली थी वो भी एग्जेम्प्ट थी। मतलब जुलाई महीने में हमारी दोनों की दोनों सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी, ना तो हमें कोई आईटीसी मिल रहा था और ना ही यहाँ पे कोई आरसीएम लग रहा था। तो जुलाई के मंथ में आरसीएम नहीं लग रहा है कहीं पर भी, जुलाई के महीने में आरसीएम नहीं लग रहा है कहीं पर भी। सही आंसर जो होगा वो डी होगा। कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई बाय द मानवता ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त मंथ में एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगस्त मंथ में एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो अगस्त मंथ में ये 3 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट थे सीनियर सिटीजन वाले। इसके अलावा ये वाले जो 11,000 रुपए थे ये टैक्सेबल थे क्योंकि 9,999 तक एग्जेम्पशन मिलती है और हमें तो 11,000 मिला है, हमें 11,000 मिला है तो ये 11,000 रुपए टैक्सेबल होगा। इसके अलावा जो हमने रूम लेट आउट किया था 35,000 रुपए में, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ए और सी एग्जेम्प्ट हो रहे हैं, 3 लाख और 35,000। तो राइट आंसर इसका क्या निकल कर आ जाएगा, सी आ जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट कहता है कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मानवता ट्रस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय मानवता फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, टैक्सेबल सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में, ये अगस्त के महीने की बातें थी, अगस्त के महीने की बातें थी। अगस्त के महीने में एक ही टैक्सेबल फिगर निकल कर आ रही थी 11,000 रुपए की। तो आपके पास राइट ऑप्शन होगा फोर्थ का बी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट डिटरमाइन करना है अमाउंट ऑफ आईटीसी दैट कैन बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ मानवता इन द मंथ ऑफ अगस्त। अगस्त के महीने में कितना आईटीसी जाएगा। तो हमने अगस्त के महीने में क्या क्या खर्चे करे थे। हमने अगस्त के महीने में इनपुट में सर्विसेज ली थी आउटवर्ड सप्लाई करके 3,50,000। तो ये 3,50,000 का 18% का आईटीसी हमको मिलेगा।
इस 350 पे 18% का आईटीसी हमको मिलेगा 6,30,000, सॉरी 63,000। केटरिंग सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी, बस के ऊपर आईटीसी मिलना था, लेकिन मंथ ऑफ सितंबर में मिलना था, मंथ ऑफ सितंबर में मिलना था, अगस्त में नहीं मिलना था। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि अगस्त में कितना आईटीसी मिलेगा, अगस्त में कितना आईटीसी मिलेगा। तो अगस्त में आपको एक ही आईटीसी मिलेगा और वो है आपका 63,000 रुपीज का। तो 63,000 रुपीज का आईटीसी आपके बुक्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आइए एक बार आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट का ए आ रहा था, फर्स्ट का ए आ रहा था, सेकंड का डी आ रहा था, थर्ड का सी आ रहा था, फोर्थ का बी आ रहा था और फिफ्थ का बी आ रहा था। सारे ऑप्शंस हम लोग के ठीक है मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। मिस्टर पृथ्वीराज एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है अंडर जीएसटी। मिस्टर पृथ्वीराज एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग द सर्विसेज इन द महाराष्ट्र। ये सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं महाराष्ट्र में। He has furnished the following information with respect to services provided by him and received by him during the month of Feb। तो फरवरी के महीने की बात चल रही है, किस रिस्पेक्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एंड सर्विसेज रिसीव्ड, इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड सर्विसेज रिसीव्ड। मंथ ऑफ फेब की बात चल रही है, मंथ ऑफ फेब की बात चल रही है फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड द सर्विसेज रिसीव्ड। ठीक है मालिक, क्या कह रहा है ये? कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन था 1,40,000 रुपए। तो कार्नेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस इज अ क्लासिकल आर्ट फॉर्म। क्लासिकल आर्ट फॉर्म अगर आप प्रोवाइड करते हैं या परफॉर्म करते हैं और उसके लिए आप कंसिडरेशन चार्ज करते हैं अप टू 1,50,000, तो वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो परफॉर्मेंस करी है तो फिर उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। यहां पर कंसिडरेशन 1,40,000 है, एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमने एक ब्रांड को प्रमोट किया है, मतलब हमने एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये परफॉर्मेंस करी है, तो ये 1,40,000 रुपए हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। ये 1,40,000 हमारे टैक्सेबल हो जाएंगे। इस पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना पड़ेगा। 18% की जीएसटी होगी, 9, 9 और 18, तो आपको 9%, 12,600, 12,600 ईच आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगी। एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि आपने एक ब्रांड को प्रमोट किया है। ठीक है। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड, तो ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई थी, अब ये आपकी इनवर्ड सप्लाई आ रही है। आउटडोर केटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। तो अगर आप आउटडोर केटरिंग सर्विसेज लेते हो अपने लिए तो उस केस में आईटीसी नहीं मिलता, सेक्शन 17(5) में आईटीसी ब्लॉक होता है। लेकिन अगर आपने इनवर्ड में आउटडोर केटरिंग सर्विस ली है, आउटपुट में ये केटरिंग सर्विस देने के लिए आपने इनवर्ड में केटरिंग सर्विस ली है, आउटपुट में केटरिंग सर्विस देने के लिए, तो आईटीसी मिल जाता है। लेकिन अगर आपने केटरिंग सर्विसेज ली है सेल्फ पर्पस के लिए, अपने लिए, अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो फिर उस केस में उसका आईटीसी नहीं मिलता, सेक्शन 17(5) में ये ब्लॉक हो जाएगा। तो हमने हमारे कस्टमर्स के लिए कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कराया होगा और उस इवेंट में खाने पीने का इंतजाम किया होगा और उसके लिए हमने केटरिंग की सर्विसेज ली। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब आप केटरिंग सर्विसेज लेते हो तो वहां पर आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलती है। अगला पॉइंट निकल कर आता है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभास्कर कॉलेज, प्रोवाइडिंग द एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन। अब ये भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। आपने कॉलेज को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज दी है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने कॉलेज को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी होगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, यानी कि ये वाली सर्विस भी आपकी टैक्सेबल हो जाएगी 1,00,000 रुपए की, और ये ट्रांजैक्शन भी इंट्रा स्टेट है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी।
इसमें CGST और SGST आपको 9,000 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। लीगल सर्विसेज अवेल करी है, मतलब कि अगेन ये इनवर्ड सप्लाई है। लीगल सर्विसेज अवेल करी है फॉर द ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर लीगल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को मिलती है और बिजनेस एंटिटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करता है तो ये टैक्सेबल हो जाती है रिवर्स चार्ज में। यहां पर हमारा असेसी रजिस्टर्ड है, इसका मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर रहा होगा, यानी कि यहां पर ये जो लीगल सर्विसेज हमको मिली है इनवर्ड सप्लाई, ये हमारी टैक्सेबल हो जाएंगी अंडर RCM। ये हमारी टैक्सेबल हो जाएंगी अंडर RCM, ये टैक्सेबल हो जाएगी अंडर RCM। और ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, मतलब यहाँ पे IGST लगेगा आपका 18%, तो 175 का 18%, 31,500। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो हमको टैक्स देना होता है उसका पेमेंट हमेशा कैश में होता है। ये 31,500 को पे करने के लिए अपन ITC यूटिलाइज नहीं कर सकते। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक, टू वेल्थ बैंक हमने सर्विस प्रोवाइड करी है टू वेल्थ बैंक, मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई है। टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट 2 लाख रुपीस की विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन ब्रांच ऑफ द बैंक लोकेटेड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में अगर हमने किसी बैंक को बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विसेज दी है तो वो टैक्सेबल होती है, अगर रूरल होता तो एग्जेम्पशन मिल जाती। ये वाले 2 लाख पे, ये वाले 2 लाख पे टैक्सेबल होने वाला है, ये वाला 2 लाख रुपए टैक्सेबल होने वाला है। इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब CGST एंड SGST लगेगा। 2 लाख का 9%, 18,000 रुपए। रिकवरी एजेंट की सर्विसेज दी है कार डीलर को, अगर रिकवरी की सर्विसेज दी है कार डीलर को तो RCM नहीं लगता, लेकिन अगर बैंक को दी होती, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी होती तो रिवर्स चार्ज लग जाता। ये भी आउटवर्ड सप्लाई है और ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे भी CGST और SGST देना पड़ेगा। 15,000 का 9%, 1,350, ठीक है। इसके बाद जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, ये इनवर्ड सप्लाई है, हमने इंश्योरेंस लिया है, इनवर्ड सप्लाई है, हमने इंश्योरेंस लिया है। कार के लिए, कार की सीटिंग कैपेसिटी है 5 लोगों की, यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस। बेटा अगर कार की सीटिंग कैपेसिटी 5 है तो कार का ITC नहीं मिलता। अगर कार का ITC नहीं मिलता तो कार का अगर इंश्योरेंस करवाते हो, रिपेयर मेंटेनेंस करवाते हो, उस पे जो GST पे करोगे उसका भी ITC नहीं मिलेगा। तो ये 40,000 रुपए का आपको कोई ITC अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो आपके पास एक इनवर्ट सप्लाई थी ये वाली, इसका भी ITC नहीं मिल रहा। एक इनवर्ट सप्लाई थी ये वाली जो RCM में टैक्सेबल है, इसका ITC आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, इसका ITC आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और एक आपके पास इनवर्ट सप्लाई है ये वाली और इसका भी आपके पास कोई ITC नहीं है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं कि हमें CGST कितना देना है, SGST कितना देना है और IGST कितना देना है। ये हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है, ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो CGST SGST को प्लस कर लेते हैं, CGST SGST को प्लस कर लेते हैं। 12,600 प्लस 9,000 प्लस प्लस 18,000 और प्लस 1350, सब मिला के आपको 40,950, सब मिला के आपको 40,950 का देना है। और आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई, आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई इंटर नहीं करी, मतलब उस पर IGST नहीं लग रहा। देखो ये आउटवर्ड सप्लाई थी, ये इंट्रा थी, ये आउटवर्ड सप्लाई थी, ये भी इंट्रा थी, ये आउटवर्ड सप्लाई थी, ये भी इंट्रा थी, ये आउटवर्ड सप्लाई थी, ये भी इंट्रा थी। तो आपने आउटवर्ड सप्लाई आउटसाइड द स्टेट करी ही नहीं है, और अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई आउटसाइड द स्टेट करी ही नहीं है तो आपके पास कोई भी IGST की लायबिलिटी नहीं होगी। अब इसमें से आप ITC क्लेम करोगे, इसमें से आप ITC क्लेम करोगे और ITC में आपके पास IGST का ITC अवेलेबल है। आपके पास 31,500, ये जो लीगल सर्विसेज आपने ली थी इसका ITC आपके पास अवेलेबल है।
तो 31,500 को आप यूज करोगे सीजीएसटी और एसजीएसटी को पे करने के लिए, और यहां पर आप इसे किसी भी प्रपोर्शन में यूज कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा 31,500 यहां पर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो पूरा 31,500 यहां पर यूज कर सकते हो, आप चाहो तो 50% यहां और 50% यहां यूज कर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मैं दोनों में बराबर बराबर यूज कर लेता हूं। तो 15,750 यहां यूज कर लिया, 15,750 मैंने यहां यूज कर, ये मेरे पास नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकल आई। ये मेरे पास नेट आउटपुट टैक्स निकल कर आ गया 40,950 में से 15,750, 25,200 रुपए मुझे सीजीएसटी देना है, 25,200 रुपए मेरे को एसजीएसटी देना है। कोई मेरे पास पहले से आईटीसी नहीं पड़ा था ना, मेरे पास कोई पहले से आईटीसी नहीं पड़ा था, ठीक। इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपको 31,500 रुपीज पे करना है। तो टोटल आपका जो जीएसटी पेबल निकलेगा, टोटल जो आपका जीएसटी पेबल निकलेगा उसमें 25,200 सीजीएसटी का निकलेगा, 25,200 आपका एसजीएसटी का निकलेगा, 31,500 आपका आईजीएसटी का निकलेगा। मतलब 25,200 टोटल आप जो पे कर रहे होगे कैश में 81,900 पे कर रहे हो, 81,900 आप टोटल पे कर रहे होगे। मतलब इन तीनों का अगर आप सम कर दोगे तो आपके पास 81,900 आएगा, ठीक है। इन्होंने कैसे किया है भाई, इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने कैसे किया है, ये देखिए 25,200, 25,200, 31,500, हमारा भी वही आ रहा था 25,200, 25,200, 31,500, ठीक है। बस मैंने जो प्रेजेंटेशन है वो समराइज कर दी है, आपको प्रेजेंटेशन को समराइज नहीं करना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जीएसटी पेबल फाइंड किया, जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई थी, जो आपने म्यूजिक परफॉर्मेंस दी थी वो आपकी टैक्सेबल हो गई थी 1,40,000, जिसपे 12,600 आया था। फिर आपने कॉलेज को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी थी, उस पर 9,000 आ गया। फिर आपने वेल्थ बैंक को बिजनेस करस्पॉन्डेंट की सर्विस दी थी, वो भी टैक्सेबल हो गई। फिर आपने रिकवरी एजेंट वाली सर्विस दी थी, वो भी टैक्सेबल हो गई। तो टोटल आपका जो जीएसटी पेबल आ रहा था वो 40,950 आ रहा था। देखो हमारा भी वही आ रहा है, 40,950 आ रहा है। ये हो गया आपका फॉरवर्ड टैक्स जो पेबल है। अब जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेबल था वो 31,500 था, रिवर्स चार्ज में जो पेबल है वो 31,500 है, रिवर्स चार्ज में जो पेबल है वो 31,500 है। इसके बाद इन्होंने आईटीसी निकाला, तो आईटीसी तो कहीं मिल ही नहीं रहा, आईटीसी तो कहीं मिल ही नहीं रहा। ये वाली जो इनवर्ट सप्लाई थी इसका भी आईटीसी नहीं मिल रहा, ये वाली जो इनवर्ट सप्लाई थी इसका आईटीसी मिल रहा है, और ये वाली जो इनवर्ट सप्लाई थी इसका आईटीसी नहीं मिल रहा। 3 इनवर्ट सप्लाई थी जिसमें से 2 का नहीं मिल रहा, 1 का मिल रहा है। आउटडोर केटरिंग का नहीं मिल रहा था, जनरल इंश्योरेंस का नहीं मिल रहा था, लीगल सर्विसेज का मिल रहा था। तो टोटल आईटीसी आपके पास 31,500 रुपए का आ रहा था। अब आपने नेट जीएसटी पेबल निकाला। नेट जीएसटी पेबल में हमेशा ध्यान रखना, पहले आउटपुट टैक्स निकाल लेना। ये आउटपुट टैक्स आपका है, इसमें से आपने क्रेडिट ले लिया, ये आउटपुट टैक्स लायबिलिटी निकल आई। जो रिवर्स चार्ज में जाना है वो हमेशा कैश में जाना है, उसे आप अलग से बाद में ऐड कर दें। जो रिवर्स चार्ज में जाना है उसको आप अलग से बाद में ऐड कर देंगे, ठीक है मालिक। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। डिटरमाइन करना है वेदर द जीएसटी इज पेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस और नॉट। क्या हमें जीएसटी देना है कि नहीं। ध्रुव डेवलपर ने सोल्ड किया है प्लॉट ऑफ लैंड, हमने लैंड बेचा है इन ग्रेटर नोएडा आफ्टर लेवलिंग, लेइंग डाउन द ड्रेनेज लाइंस, वाटर लाइंस एंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। तो हमने उस लैंड पे ड्रेनेज लाइंस बिछा दी, वाटर लाइंस बिछा दी, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस बिछा दी, उनको लेवल कर दिया, मतलब जो अनइवन ग्राउंड था उसको लेवल कर दिया, सपाट कर दिया हमने। तो सर इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये कार्यक्रम करने से क्या कुछ फर्क पड़ेगा, ये रहेगा तो प्लॉट ऑफ लैंड ही ना। तो अगर आप लैंड को बेचते हो तो वो आपकी नेगेटिव लिस्ट का पार्ट है, शेड्यूल 3 में जाता है, इसको सप्लाई नहीं माना जाता है। तो यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट क्या कहता है, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय ध्रुव डेवलपर्स ऑन द सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। सिंपल सी बात है,
सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड कहां पर जाता है? आपका पैरा 5 ऑफ शेड्यूल 3, मतलब जो नेगेटिव लिस्ट है वहां पे जाता है। सेल ऑफ लैंड इज नीदर द सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट द सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो ये गुड्स की सप्लाई है, ना तो ये सर्विसेज की सप्लाई है। देयरफॉर सेल ऑफ लैंड डज नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी, और इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगता है। अब वो क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाई जो लैंड है, आपका जो लैंड है, दैट कैन बी सोल्ड, लैंड में बी सोल्ड either as it is or after some development such as leveling, laid down draining line, water lines, electricity lines, etc. It is clarified that the sale of such developed land is also a sale of land. भले आपने लैंड में कुछ काम करा दिया, उस लैंड को इंप्रूव कर दिया, लेकिन रहेगा तो वो लैंड ही, और वो स्टिल कवर्ड होगा पैरा नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 3 से। अकॉर्डिंगली उसके ऊपर कोई भी जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट निकल कर आता है, डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड है अंडर द जीएसटी इन द अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, डेक्कन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने प्रोवाइड करा है पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन सर्विस टू द लोकल रेसिडेंट्स इन द फेरीज ओन्ड बाय इट फ्रॉम नील आइलैंड टू हैवलॉक आइलैंड। तो सर जब हम एग्जेम्पशन पढ़ते हैं तो एग्जेम्पशन में आता है कि अगर इनलैंड वाटरवेज में आपको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी गई है तो वहां पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर वो वेसल जिसपे आपको ये इनलैंड वाटरवेज में आपको ट्रांसपोर्टेशन किया गया है, अगर वो वेसल प्रीडोमिनेंटली टूरिज्म पर्पस का है तो जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर वो टूरिज्म पर्पस का नहीं है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। यहां पर क्लियरली बोल रहा है कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल रेसिडेंट्स है, टूरिस्ट नहीं है ये लोग, लोकल रेसिडेंट्स है जो वही रहते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, लोकल रेसिडेंट्स को एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक लेके जाने के लिए फेरीज चलती है। जैसे ऑटो रिक्शा चलते हैं ना रोड्स पे, बसेस चलती है रोड्स पे पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए, मेट्रो चलती है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने के लिए, वैसे ही वाटरवेज में फेरीज चलती है। तो ये फेरीज का काम क्या है? टिकट बेसिस पे ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है। ये टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होती। ये जो फेरीज होती है ये टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होती। अगर ये टूरिज्म पर्पस के लिए होती तो फिर हम इस पे जीएसटी लगाते क्योंकि इस पे एग्जेम्पशन ना होती। तो अगर ये टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है तो ये हमारी एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगी और इसके ऊपर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर्कुलर आया था, उसमें लिखा हुआ था कि सर जीएसटी ऑन प्राइवेट फेरी टिकट्स। क्या क्लैरिफिकेशन आई थी? क्लैरिफिकेशन कह रही थी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट other than predominantly for tourism purpose in a vessel between the places located in India is exempt from GST। तो predominantly tourism purpose के लिए नहीं होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? other than predominantly for tourism purpose in a vessel between the places located in India is exempt from GST. It is clarified that this exemption would apply to tickets purchased for the transportation from one point to another irrespective of the fact whether the ferry is owned or operated by the private sector or by the PSU or government। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो फेरी प्राइवेट ऑपरेटर के द्वारा चलाई जा रही है कि वो पीएसयू और गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। अगर टूरिज्म पर्पस नहीं है तो वो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अगर टूरिज्म पर्पस के लिए होती तो यहां पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलती। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड। सिद्धि बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा rented out 20 residential units owned by it in the Sanskriti Society to Rudra Technologies, an IT-based firm registered in the state of Haryana for the accommodation of employees। सिद्धि बिल्डर्स ने अपनी 20 रेसिडेंशियल यूनिट्स किराए पर दी रुद्रा टेक्नोलॉजीज को, जो कि रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। आपको बताना है कि यहां पर जीएसटी कौन पे करेगा। यहां पे सप्लायर है सिद्धि बिल्डर्स। सिद्धि बिल्डर्स अपनी रेसिडेंशियल यूनिट्स किराए पर दे रहा है टू रिसिपिएंट रुद्रा टेक्नोलॉजीज।
रुद्रा टेक्नोलॉजीज इन रेसिडेंशियल यूनिट्स को अपने एम्प्लॉयज को अकोमोडेशन के लिए देंगे। तो हमने एग्जेम्पशन में पढ़ रखा है कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट होती है तो वहां पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती, वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड व्यक्ति है तो ये एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो रिसिपिएंट होता है उसे क्या करना पड़ता है, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो यहां क्या बोल रहा है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ द रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द यूज एज रेसिडेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ठीक है भाई, ये तो हमको पता है कि अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। हाउएवर, वेयर द रेसिडेंशियल यूनिट is rented to a registered person, said exemption is not available. Further, tax on service provided by way of renting of residential dwelling to a registered person is payable by the recipient under the reverse charge. वो payable होगा by the recipient under the reverse charge. Therefore, in the given case, Rudra Technologies is liable to pay GST on the residential dwelling taken on rent by it from the Siddhi builders under the reverse charge mechanism. तो यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा और आपकी जो रुद्रा टेक्नोलॉजीज है उन्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे टैक्स देना पड़ेगा। तो बेटा जी यहाँ पे आरसीएम लगने वाला है और रुद्रा को जीएसटी पे करना है। ठीक है। मिस्टर पुरोहित कंसल्टेंट एक पार्टनरशिप फर्म है, रजिस्टर्ड है दिल्ली में एज अ रेगुलर टैक्स पेयर। इन्होंने स्पॉन्सरशिप फीस दी है 70,000 रुपए एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्राइवेट एनजीओ। तो हमने क्या पढ़ा हुआ था कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी गई है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज अगर दी गई है किसी बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म को, तो वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो यहां पर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा क्योंकि सर्विस किसको दी गई है, सर्विस दी गई है एक पार्टनरशिप फर्म को। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पार्टनरशिप फर्म मेसर्स पुरोहित कंसल्टेंट यहां पर क्या करेंगे, जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे। यहां पे मेसर्स पुरोहित कंसल्टेंट्स गवर्नमेंट को क्या करेंगे राजा बेटा, जीएसटी पे करके चलेंगे। अगला पॉइंट निकलता है क्वेश्चन नंबर 9, रीड करवा दूं क्या इसको भी। इन द केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट, स्पॉन्सरशिप की सर्विस देते हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को, तो जीएसटी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल हो जाता है और उस बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी पे करना पड़ता है। गिवन केस में एनजीओ ने एक पार्टनरशिप फर्म यानी कि पुरोहित कंसल्टेंट को सर्विस दी है, यहां पे जीएसटी जो है वो पुरोहित कंसल्टेंट पे करेंगे अंडर द रिवर्स चार्ज। ठीक है। अगला पॉइंट आता है, ब्रीफली इनमरेट द कॉन्ट्रावेंशंस व्हिच मेक अ रजिस्टर्ड पर्सन लायबल फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कब आपका रजिस्ट्रेशन लायबल हो जाता है कैंसिलेशन के लिए, आपको यह बताना है। रूल नंबर 21 के तहत प्योर थ्योरेटिकल प्रोविजन है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। रूल नंबर 21 कहता है कि कब आप लायबल हो जाओगे रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। तो इसमें पहला पॉइंट निकल कर आता है कि अगर आप बिजनेस कंडक्ट नहीं करते हो फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, तो जो प्लेस आपने डिक्लेयर करी है अपने बिजनेस के लिए, अगर आप वहां से धंधा नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप लायबल हो अपने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। अगर आपने इनवॉइस और बिल इशू कर दिया है बिना गुड्स और सर्विसेज दिए, मतलब कि आपने फेक इनवॉइसेस इशू कर दिए हैं, अगर आपने फेक इनवॉइसेस इशू कर दिए ताकि रिसिपिएंट को आईटीसी मिल जाए, तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। अगर आप वायलेशन कर रहे हो प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 171 का एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर्स का, तो उस केस में लायबल हो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के बाद विद इन 30 डेज अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं किया या फिर रिटर्न फाइलिंग की डेट विच एवर इज अर्लियर, रूल 10A का वायलेशन हुआ, तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। अगर आपने आईटीसी अवेल किया इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 16 के हिसाब से आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए था लेकिन आपने क्लेम कर लिया, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। आपकी जो डिटेल्स है आउटवर्ड सप्लाई की जो आपने जीएसटीआर 1 में फर्निश करी है, ठीक है, ऑफ 1 और मोर टैक्स पीरियड, वो इन एक्सेस है ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन द रिटर्न अंडर सेक्शन 139। तो मतलब जो आपकी GSTR 3B है
और आपकी जो GSTR1 है वो मैच नहीं कर रही, आपकी GSTR3B और आपकी GSTR1 मैच नहीं कर रही, तो आप लायबल फॉर कैंसिलेशन हो। इसके बाद अगर आपने रेगुलर स्कीम में होते हुए 6 महीने तक लगातार अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में है और आपने लगातार 2 क्वार्टर का रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन लायबल फॉर कैंसिलेशन है। एक बार देख लीजिएगा, प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें इतना कुछ खास है नहीं। State the order in which every taxable person shall discharge his tax and other dues under the GST law as provided under section 49 of the GST Act। क्या ऑर्डर होता है जीएसटी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का? तो सर ऑर्डर ऐसा है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड का जो सेल्फ असेस्ड टैक्स होता है वो पे करना होता है, फिर आपको करंट पीरियड का जो सेल्फ असेस्ड टैक्स होता है वो पे करना होता है, और फिर इसके बाद जो भी आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाती है सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के चलते, देन आपको वो पे करनी होती है। तो सबसे पहले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का सेल्फ असेस टैक्स, फिर करंट फाइनेंशियल ईयर का सेल्फ असेस टैक्स, और फिर आपकी कोई अदर अमाउंट जो पेबल है एज पर सेक्शन 73 और 74। 73 और 74 में आप लोग को बेसिकली इंटरेस्ट, पेनल्टी और जो आपने टैक्स इवेजन किया है, जो आपने टैक्स इवेजन किया है वो आपको पे करना होता है। राइट बच्चों, और इसी के साथ आप लोग का जीएसटी का आरटीपी समाप्त होता है। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय टू एवरीवन।